सोचो कि तुम एक छोटे से क्रिएटर हो और एक दिन तुम्हें चाचा भतीजा इन्फ्लुएंसर एजेंसी से एक मेल आता है जहाँ पर पहली लाइन में तो तुम्हारी तारीफ होती है लेकिन दूसरी लाइन में मांगे भी होती है कि एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनवानी है, एक डेडिकेटेड बनवानी है, एक शॉर्ट वीडियो बनवानी है। तुम्हारा रेट क्या है वो हमें भेज दो और हमने रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दे दिया है, उसको फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर कर लेना। और तुम तो हो ही डेस्परेट पैसा कमाने के लिए, तुम तुरंत अपनी तशरीफ उठाओगे, अपना जीमेल खोलोगे और मेल को रिप्लाई करोगे कि मैं तो 50,000 रुपए लूंगा और मैंने आपने जो लिंक दिया था उसका फॉर्म भी फिल कर दिया है और सेंड दबा दोगे। फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है उसी एजेंसी की तरफ से कि वीडियो बनवानी है, उसके लिए रेडी हो जाओ। और तुम भी हाँ करके उन्हें वीडियो फ्राइडे तक भेज भी दोगे। लेकिन उसके बाद शुरू होगा गेम, समय का इंतजार, कुछ घंटों का, फिर कुछ दिनों का, फिर महीनों का। तुम्हें तुम्हारे डीएम्स का रिप्लाई तक नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है ये? तुम उस एजेंसी को कॉल करते रहते हो और एक दिन अचानक वो एजेंसी कॉल उठा लेती है और तुम्हारा पहला सवाल होता है क्या हुआ मेरी पेमेंट का। लेकिन तुम्हें क्या पता था तुम्हारी पेमेंट ग्रैंड कैनियन के बीच में अटकी हुई है जिसमें तुम एज एन क्रिएटर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी सिचुएशन शायद दोबारा ऐसी ना हो, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि एजेंसी काम कैसे करती हैं और इनकी क्या लूप होल्स होते हैं। और मुझे खुद 10 से ज्यादा एजेंसीज के मेल आते हैं और हम उनसे अपना फायदा कैसे निकाल लेते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन इस इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगर तुम एक क्रिएटर हो और ये सोच रहे हो कि मैं फॉलोइंग इंक्रीज करके एजेंसी आएगी, वो ब्रांड लेके आएगी, ब्रांड की स्पॉन्सरशिप लेके लाइक सेट, वरना फिर शिकार होने के बाद ही आ जाना। अब बहुत से क्रिएटर सोचते हैं कि एजेंसीज मुझसे डरती हैं, मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, निकल जाएगा इनका सारा माल, एक वीडियो बना दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा सालों को। हाँ, वो तो इन्होंने भी किया था। Hey creators, this one is for you. Just an alert, a red flag. There is an agency called Gulmohar. Multiple bounce checks for a campaign that we did for Swiggy. अगर आकाश चोपड़ा के साथ ऐसा हो सकता है तो यकीन मानो हो सकता है तुम्हारे साथ भी। हाँ, माना कि एजेंसीज को थोड़ा डर तो रहेगा कि तुम्हारी फॉलोइंग इतनी सारी है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए यार इसको झेलने में। लेकिन अगर तुमने वो एक्सपोज वीडियो बनाया तो हो सकता है वो एक ट्रैप भी हो। वो आगे तुम्हें वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि इंसान जब डेस्परेट हो जाता है तो वो गलत डिसीजन लेता है और उसी का सामने वाला फायदा उठाता है। और ऐसा खुद मेरे साथ बहुत बार हो चुका है दोस्त, यकीन मानो। मुझे आज भी 10-10 मेल सिर्फ एजेंसीज के ही आते हैं और 5 महीने में एक बार कभी ब्रांड का डायरेक्टली आता है। लेकिन तुम फिर सोचते होगे कि मैं एजेंसी के पैसे ले क्यों नहीं लेता, इसमें तो मेरा बहुत नुकसान होता होगा। सबसे पहले इनका बिजनेस समझना पड़ेगा। एजेंसीज 3 तरीके की होती हैं: टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज और एमसीएन्स। अब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज क्रिएटर पे फोकस करती हैं कि उनके करियर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे दी जाए। लेकिन उनके लिए एक क्रिएटर सिर्फ एक मिल्किंग प्रोडक्ट है जिसको वो ग्रो करते रहते हैं, ग्रूम करते रहते हैं ताकि उनको फायदा हो। ये पूरा बिजनेस है टैलेंट मैनेजमेंट का। इसको आप 2 शब्द में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन कमेंट पहले ही कर दो। दूसरी, ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो पर्टिकुलरली क्रिएटर्स के लिए नहीं, ब्रांड्स के लिए होती है। उनका काम है ब्रांड्स की कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करवाना उनके बजट में, और उसके लिए वो क्रिएटर्स को ढूंढना चालू करते हैं। और तीसरे होते हैं मल्टी चैनल नेटवर्क्स। ऐसा समझ लो कि YouTube के कंपटीशन में ही ये होते हैं। हम YouTube को मान के चलते हैं एज एन MCN, जिनके पास वॉल्यूम और टेक दोनों चीजें मौजूद है और वहां सिर्फ आप एक नंबर का काम कर रहे हो इतने बड़े पूल में। तो MCN ज्यादा इंडिया में नहीं है, लेकिन इसको हम साइड में रख के चलते हैं क्योंकि ये 2 कैटेगरीज के बिजनेसेस सबसे ज्यादा है इंडिया में। अब ये एजेंसीज 3 तरीके से पैसे अपने जेब में डालती हैं, जो कभी कभी एक लूप होल भी होता है। सबसे पहला तरीका आता है सबसे आसान ट्रांसपेरेंट तरीका, कमीशन मॉडल। सबसे बेहतरीन, ब्रांड ने 1 लाख रुपए दिए, उसमें से एजेंसी अपना 20% कट रखेगी और बाकी पैसा तुम्हारा। कोई झंझट नहीं, एकदम स्मूथ। ये तरीका तुम मान लो भेड़ की खाल में भेड़। लेकिन दूसरा तरीका जो होता है वो होता है भेड़ की खाल में भेड़िया। इसे हम कहते हैं मार्कअप मॉडल, और इसी में सबसे ज्यादा लूप होल्स भी देखने को मिलते हैं और यही ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अनऑफिशियली ही सही।
अब एजेंसी ब्रांड को कहती है कि उस क्रिएटर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं नहीं मांगे वो बात की बात है, अभी बात करेंगे उसकी। लेकिन वो एजेंसी क्रिएटर को कहती है कि यार 80,000 में कर ले यार, छोड़ कर ले। तुम कहते हो चलो ठीक है यार 80 तो 80 दे चल। अब ये जो बीच में डिफरेंस आया 20,000 का, अब तुम कहोगे कि यार इसमें क्या दिक्कत है, सही तो है सब। लेकिन यहाँ पर एक हिडन लूप होल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तुम्हें ब्रांड का ओरिजिनल बजट कभी पता ही नहीं चलता। और ये एजेंसीज हर वो कोशिश करेंगी कि तुम्हें कभी भी पता न चले कि ब्रांड का ओरिजिनल बजट कितना है। तो ऐसे में वो तुम्हारे चार्जेस से अपना 20% का कट निकाल सकते हैं। कमीशन बेस्ड मॉडल में 1 लाख का 20% लेते थे एजेंसीज और तुम्हें इतना मिलता था। लेकिन यहाँ पर एजेंसी ने ब्रांड को 1 लाख तो बोला है, लेकिन वो कमीशन तुम्हारे 80,000 से काटेंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ब्रांड को इन्होंने 1 लाख बोला, तो वो तुम्हारे 80,000 का 20% बोलेंगे अपनी फीस। इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं डबल डिपिंग, और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है एजेंसीज के अंदर। यानी एंड में तुम्हें इतना ही अमाउंट मिलेगा और एजेंसीज को डबल फायदा। और ये बड़े लूप होल्स में से एक है, क्योंकि इसको डिस्क्लोज करना एजेंसीज को जरूरी लगता ही नहीं है। हमने लगभग सारी बड़ी छोटी एजेंसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज को रीड आउट किया, इवन उसको एआई से वेरिफिकेशन भी करवाया। उसमें हमें 3 पॉइंट्स ऐसे देखने को मिले जो इसको और बड़ा लूप होल बना देते हैं। पहला, एजेंसीज अपने हिसाब से ही पॉलिसी कभी भी चेंज कर सकती है अगर उसके बिजनेस के इंटरेस्ट में बात हो तो, और वो भी बिना किसी को बताए। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ब्रांड टर्म्स क्लॉज का ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता ये है कि तुमने अगर डायरेक्टली ब्रांड से पूछ लिया कि एजेंसी ने आपको कितना पे किया है मेरी एक वीडियो के लिए, तो तुम टेक्निकली उस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो लीगली। यानी इन फ्यूचर वो तुम पे लीगली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एजेंसीज इस क्लॉज का इस्तेमाल करती है ब्रांड्स और क्रिएटर्स को सेपरेट करने के लिए। और मैंने आपको बताया ऐसा वो क्यों करते हैं। ब्रांड को वो ये बताएंगे कि ये क्रिएटर बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उस क्रिएटर को कम दाम में खरीद लेंगे ताकि वो डबल डिप कर सके। तीसरा, लोग कंफ्यूज होते हैं कि एजेंसी एज एन प्रिंसिपल है या एजेंसी एज एन एजेंट है। अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड 20% कमीशन एजेंसी लेगी, और एजेंसी का मतलब एक तरीके से वो मेरा एजेंट है, ब्रांड से मेरी बात करवा रहा है। ऑफिशियली दुनिया के सामने लोगों को यह लगता है कि एजेंसी एज ए प्रिंसिपल है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो एजेंसी क्रिएटर को हायर कर रही है अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। मतलब तुम ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम उस एजेंसी के सब कॉन्ट्रैक्टर हो, यानी कि वेंडर हो। तो तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है पूछने का तुम ब्रांड को कितना पे कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारी एजेंसी के साथ बहुत ही अच्छी सांठ-गांठ है, एकदम फैमिली वाला माहौल है, तो बात अलग है। तीसरा, ये इस्तेमाल करते हैं किकबैक मॉडल। यहाँ पर एक बड़ी एजेंसी ब्रांड को कहती है कि आपका कैंपिंग साइज बहुत बड़ा है, 10 लाख का है, मैं आपको अपने रोस्टर में से क्रिएटर्स दूंगा जो ये कैंपिंग्स में धमाल मचाएंगे। अब यहाँ पर एजेंसीज क्रिएटर्स को पिक आउट नहीं करते जैसे वो अमूमन करते हैं ईमेल्स के जरिए। यहाँ पर वो खुद का रोस्टर जो उन्होंने बनाया हुआ है उसमें से क्रिएटर्स चूज करते हैं ताकि उनकी हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सके। और हाँ, ये टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज करती हैं, तो मतलब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज इक्वल्स टू पीआर। अब क्योंकि उन क्रिएटर्स का पीआर अच्छा हो रहा है तो वो ब्रांड की नजरों में आएंगे और ब्रांड मांग करेंगे कि मुझे इसी क्रिएटर को ज्वाइन करवाना है अपनी कैंपिंग में, लेकिन वो क्रिएटर उसी एजेंसी के रोस्टर में है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन ये रोस्टर बनाने का हिसाब कैसे होता है? एजेंसीज क्रिएटर्स को 3 टियर्स में बांट देते हैं, जहां पर टियर एस यानी कि स्टार्स क्रिएटर होते हैं जिसके पास मानो फाउंडर्स का फोन नंबर ही होता है, और ये वो टियर है जिसमें एजेंसी को लॉस ज्यादा होता है प्रॉफिट से। लेकिन उन्हें खुश रखना भी जरूरी है इस टियर में जो क्रिएटर्स आते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को लाते हैं, उनको इतनी ज्यादा मिल्किंग दी गई है तो उससे थोड़ा फायदा तो उन्हें होना चाहिए, भले ही एजेंसीज को इससे ज्यादातर लॉस ही होता है। लेकिन प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए एस टियर का यूज किया जाता है। फिर आते हैं टियर ए क्रिएटर्स जिनकी ठीक ठाक फॉलोइंग होती है, अच्छी खासी, और यही वो स्टेज है जहां पर एजेंसी को भी फायदा होता है और क्रिएटर को भी एक तरीके से फायदा होता है। आप इस स्टेज पे एज एन क्रिएटर प्रीमियम प्राइस ऑफर कर सकते हो, लेकिन ब्रांड के लिए वो चीप ही रहती है। तो यहाँ पर दोनों का फायदा होता है एजेंसी के साथ साथ। इस स्टेज के क्रिएटर्स एक कैश काउ के रूप में एजेंसी देखती है और इनको हमेशा स्टैंड बाय पे रखती है।
फिर आते हैं टीयर बी और टीयर सी। मैंने दोनों को एक साथ ही गिन लिया। इस टीयर पे क्रिएटर सिर्फ नंबर का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वो एक डंपिंग ग्राउंड की तरह है कि बस ब्रांड कोई भी क्लाइंट आए, इनमें से कोई क्रिएटर उठा लो, ये सस्ते भी हो जाएंगे, अच्छे दाम पे भी मिल जाएंगे और उस ब्रांड का भी काम हो जाएगा। और इनफैक्ट इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है एजेंसीज के पास, इतनी ज्यादा होती है क्योंकि एक तो तुम खुद भी ढूंढते हो ऐसी एजेंसीज को और दूसरा ईमेल पे भी फटाफट फॉर्म फिल कर देते हो, जिससे नंबर इतना बड़ा लगने लगता है कि बड़े ब्रांड्स भी एजेंसीज को ऑफर देने लगते हैं क्योंकि उन बड़े ब्रांड्स को क्रिएटर का पूल दिख रहा है यार, इतने सारे क्रिएटर्स। लेकिन टीयर एस वो रोस्टर है जो इन एजेंसीज के वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं भीड़ इकट्ठी कैसे करनी है, यानी हाई टाइम क्रिएटर्स। बताने की जरूरत है क्या? तो ऐसे में एक मेल जब तुम्हारे पास आता है ना, उसके पीछे पूरी ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर्म बनाया जाता है, एजेंसीज को ब्रांड पिच करती हैं या कभी कभी ब्रांड खुद भी आ जाता है एजेंसी के पास। एसईओ इतना ज्यादा करते हैं ये लोग कि आ ही जाता है, हम ब्रांड लेके चलते हैं। ब्रांड 5 एजेंसीज को ऑफर देता है कि हमारा ये कैंपेन है। फिर चालू होती है कास्टिंग। एजेंसीज अपने टैलेंट स्काउट्स को काम पे लगाता है। इवन इन भाई साहब ने तो जॉब प्रोफाइल लिंक्डइन पे डाल रखी थी कि हमें तो डूम स्क्रॉलर चाहिए जो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे सिर्फ स्क्रॉल करता रहे, उसको हम पेमेंट देंगे। अबे मतलब ह्यूमन ब्रेन की ऐसी तैसी कर दो, लेकिन फायदा होना चाहिए। खैर ये तो एक तरीका हो गया, बाकी वो ईमेल का तरीका तो है ही और तुम सर्च करके पहुंच ही जाओगे। फिर प्रोसेस में तीसरा नंबर आता है बफरिंग का। वही 20 से 30% कमीशन का स्टेज आ जाता है। मैनेजमेंट फी कितनी लगानी है ये पूरा डिसाइड होता है। अब तुम कहोगे कि अब मैनेजमेंट फीस कहाँ से आ गई? एजेंसी का ऐसा मानना होता है कि तुम जो प्राइस बता रहे हो वो नेट प्राइस है, लेकिन जो ब्रांड पे करेगा उन्हें वो ग्रॉस प्राइस होगी। अब मान लो तुमने 1 लाख रुपए बोला, एजेंसी अपना कमीशन हटाएगा 20,000 का, लेकिन ब्रांड को वो इनवॉइस भेजेगा 1,20,000 का, ताकि 1 लाख तुम्हें मिल जाए, 80,000 नहीं। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, करो यार काम उनके साथ। लेकिन कभी कभी ब्रांड्स चालाकी कर देते हैं, जो हमने समझा डबल डिपिंग कैसे होती है, वो गलत हो जाती है यार। चौथी स्टेज आती है द स्क्वीज स्टेज। यहाँ पर ब्रांड आपके साथ थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करता है एजेंसी के जरिए, और एजेंसी भी सोचती है कि यार थोड़ा सा कम करवा लें। ब्रांड को बोलते नहीं कर रहा तो डबल डिपिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेज होता है और इसी वजह से तुम्हारी पेमेंट भी लेट होती है और कभी कभी तो मिलती भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ हम समझेंगे इस आखिरी स्टेज पे, द फ्लोट स्टेज। अब आपको एक चीज समझने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है कि ब्रांड कभी भी इंस्टेंटली एजेंसी को पे नहीं करता, उनकी पॉलिसीज ऐसी होती है। हाँ, कुछ ब्रांड्स की नहीं होती, कुछ की होती हैं, लेकिन मेनली ऐसा देखा गया है कि ब्रांड्स की पॉलिसी होती है कि 30 दिन में पेमेंट की जाए एक एजेंसी को, यानी कि डे 30 पे पेमेंट होगी एजेंसी को, और तब तक एजेंसी आपका मनी होल्ड करके रखेगी और जब वो पेमेंट होगी वो तभी देंगे। अब तुम कहोगे ठीक है यार, बेचारे वो बीच में अटके हुए हैं, वो देंगे तभी तो ये मेरे को देगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी गलती यही है, तुम सभी को भेड़ मान रहे हो, क्योंकि इसी स्टेज पे सबसे ज़्यादा फेलियर्स होते हैं पेमेंट के। और तो और आपको पेमेंट लेट भी मिलती है, इतना लेट कि 6-6, 8-8 महीने बाद भी मिलती है, क्योंकि यहाँ डबल चेकिंग रूल आ जाता है। अब क्योंकि ब्रांड एजेंसी को 30वें दिन कैश देगी, लेकिन बहुत सी एजेंसीज की ये पॉलिसीज भी होती है कि वो डे 60 पे आपको पे करेगी। इवन कुछ एजेंसीज की तो डे 90 पे पेमेंट होने की बात हुई है। और ऐसे में अगर आप पहले वीडियो बना दो, एक्सपोज वीडियो डे 60 के पहले, तो वो आप पे लीगली एक्शन ले सकते हैं। अब ब्रांड भले ही डे 30 पे एजेंसी को पेमेंट कर दे, लेकिन एजेंसी की पॉलिसी के हिसाब से अगर डे 90 पे पेमेंट करनी है तो 60 डे का ये जो विंडो आया है ये फ्लोट माना जाएगा। अब इस फ्लोट का इस्तेमाल किया जाएगा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पर बीच में बैंक का भी रोल आ गया कि 60 डे के लिए किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो या कहीं इन्वेस्ट कर दो ताकि उसका रिटर्न हमको मिल जाए, इंटरेस्ट हमको मिल जाए। और तुम अगर सोचते हो कि एजेंसीज बहुत ही स्लो होती हैं और डिस्करेज्ड होती हैं, भाई ये बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल करना जानती हैं। अब वो इसका इस्तेमाल अपने कैंपेन्स में कर सकता है, इन्वेस्ट करने के लिए कर सकता है और ब्रांड्स को लाने के लिए कर सकता है, इवन पार्टीज के लिए कर सकता है, ताकि टॉप एस टीयर पे जो क्रिएटर्स है वो खुश हो जाए। स्टाफ की सैलरी देनी है, वो सारा काम होल्डिंग पे रहता है। और फिर डे 30 पे अगर उनके पास बच गया, अगर वो एजेंसी जेन्युइन है, तो वो आपको पेमेंट कर देगी डे 60 पे या 90 पे, जो भी उनकी पॉलिसी है। अब यही दिक्कत आ जाती है, कभी कभी एजेंसीज के पास पैसा ही खत्म हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है,
इसलिए वो पे नहीं कर पाते, या उनका कई लॉस हो जाता है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां लॉस हो गया, या ब्रांड कभी कभी पैसे देने में लेट कर देता है। कभी कभी ब्रांड की पॉलिसी भी होती है कि डे 60 पे करेंगे, और एजेंसी की भी डे 60 पे पेमेंट की पॉलिसी है, तो 120 दिन बाद तुम्हें पेमेंट मिलेगी। अब ऐसे में एज एन क्रिएटर तुम 100% रिस्क पे रहते हो, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती करी, जल्दी एक्सपोज कर दिया तो लीगल टेंशन, बाद में करोगे तो बाद में क्या ही मतलब। और ऊपर से एजेंसी ऐसे क्लॉज लगा देती है कि जब सामने से पेमेंट आएगा तभी हम पेमेंट करेंगे। अब तुम्हें क्या पता सामने कब आया है पेमेंट, कहीं पॉलिसीज में मेंशन भी नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर मेंशन रहता है, अगर ब्रांड की पॉलिसीज में देखो या ब्रांड से आप पूछ सकते हो कि कितनी देर में पेमेंट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 30 डे तो मिनिमम होता ही है। और ये एक्सक्लूसिविटी का चक्कर कि तुम हमारे ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स के साथ अगले 6 महीने तक काम नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो मेरी इनकम सोर्स हो सकती थी एक्स्ट्रा, वो बंद 6 महीने के लिए। प्लस एजेंसीज के जरिए अगर वो 6 महीने का क्लॉज ब्रांड करता है और ब्रांड को लगता है कि यार तीसरे महीने में मजा नहीं आ रहा, हटा दो, हटाते नहीं है, वो घोस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मान लो 5 वीडियोस है, लेकिन उन्होंने 2 ही वीडियो बनवाई और फिर मना भी नहीं किया, बस घोस्ट करके रख दिया, ना रिप्लाई कर रहे हैं ना कुछ। यानी तुम्हें तो 6 महीने तक टेंशन रहेगी क्योंकि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन 6 महीने ब्रांड को करवाने ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में आपके पास एज एन क्रिएटर 3 बेस्ट तरीके होते हैं स्मूथली अर्न करने के लिए कंटेंट से, जिसमें सब कुछ आप पे निर्भर रहता है और आप डिसाइड करते हो कि आपकी टर्म्स क्या होंगी। तो इन 3 में से सबसे पहला तो आता है एड रेवेन्यू। ऑब्वियसली मल्टीपल एड्स का ऑप्शन यूट्यूब आपको देता है। माना कि यार नीश के हिसाब से आपको आरपीएम उतना कभी कभी नहीं मिल पाता है, मैं मानता हूँ वो चीज, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका भी है क्योंकि इस पे सब कुछ आप पे निर्भर है, आप अपनी टर्म्स के हिसाब से खेल रहे हो। अब एड फॉर्मेट में मैंने कुछ नया सोचा है, जैसे पीछे वाली दीवार तुम देख रहे हो ना, वहां पर मैं सोच रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी की एड लगवाऊं या किसी की फोटो लगवाऊं। दीवार खाली अच्छी नहीं लग रही, तो उसका एड रेवेन्यू मैं इन फ्यूचर जोड़ सकता हूं। वैसे ही आइडिया तो सही है, ट्राई करूंगा अगली वीडियो में। दूसरा तरीका है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और शायद सबसे बेस्ट तरीका और सबसे वेल नोन तरीका जिससे कंटेंट क्रिएटर्स आज एड रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से भी ज्यादा कमा पाते हैं, क्योंकि यहाँ आप एक तरीके से अपनी एक्सपर्टीज बेच रहे हो। यहाँ पर अर्न करने का फॉर्मूला सिंपल है, जो आपने सालों में सीखा है वो आप लोगों को मिनटों में सिखाते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी फॉलोइंग है, आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं और उसका एडवांटेज सब लेते हैं, और उसके लिए लोगों का काम आसान होता है और वो आपको पे करते हैं। अंकुर वारिकू से लेकर टेक बर्नर तक, ध्रुव राठी से लेकर मिस्टर बीस्ट तक, मंकी मैजिक से लेकर रणवीर अलाहाबादिया तक, सब जानते हैं कि कोर्सेज, डिजिटल एसेट्स या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में कितना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ आपके पर्सनल ब्रांड का इस्तेमाल करके एक इनकम सोर्स बनाया जा रहा है जिसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, कोई कैप ही नहीं है। अगर एज एन लर्नर मुझे 6 साल लगेंगे खुद चीजें सीखने में, और कोई इंसान 10 साल ऑलरेडी उस पर लगा चुका है और वो मुझे बता रहा है, तो शायद मैं उसकी बात जरूर सुनूंगा। और ये चीज हर एक क्रिएटर जानता है। हाँ, वो बात अलग है उससे तुम्हें वैल्यू मिल भी रही है कि नहीं, लेकिन अगर मिल रही है तो बेस्ट। इवन हमने भी अपनी वर्टिकल ई बुक निकाली थी हुकनॉमिक्स नाम से जनवरी में, जहां आपको ये जानने को मिलता था कि अटेंशन इकोनॉमी का इस्तेमाल क्रिएटर्स कैसे करते हैं पहले 3 सेकंड्स में किसी को हुक करने के लिए। और ये जो गाइड है वो कोर्स नहीं है, वो एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जहां पर रिलेटेबल एग्जांपल्स, 200 से ज्यादा टेम्पलेट्स, केस स्टडीज, पर्सनल स्टोरीज मेरी खुद की, और कुछ ऐसे सरप्राइज लिंक्स हैं बीच में डॉक्यूमेंट में जो मेरी प्राइवेट वीडियोस तक आप पहुंच जाते हैं। और सबसे मजे की बात तो यह है कि हमने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया इसको बेचने के लिए, और ब्रांड डील्स और स्पॉन्सर से ज्यादा अर्न कर पाए। बताता हूँ कैसे। हमने बेचने के लिए यहाँ पर सुपर प्रोफाइल टूल का इस्तेमाल किया था। अब सुपर प्रोफाइल जो है वो क्रिएटर्स के लिए कंप्लीट टूल किट प्रोवाइड करता है, और आप नोटिस भी करोगे कि पर्सनली मैं खुद 6-7 महीने से इसका यूज कर रहा हूँ, अपनी पेमेंट ऑटोमेशन के लिए भी और एंगेजमेंट ऑटोमेशन के लिए भी। जैसे इसका ऑटो डीएम फीचर इस्तेमाल करना, जिससे हमने लगभग इतने लीड्स इकट्ठे किए बिना 1 पैसा लगाए। टेक्निकली हम एक रील इंस्टाग्राम पे अपलोड करते थे, फिर इनके ऑटो डीएम फीचर पे जाके
अपनी रील सिलेक्ट करते थे और ऑटो डीएम को सेट करते थे कि भाई कोई व्यूअर अगर ये कमेंट करे तो तुम डायरेक्टली डीएम उसे भेज देना, जिससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी उसे एंगेजमेंट मानता है और वो रील बूस्ट होना चालू हो गई। प्लस दूसरा रीजन ये भी था सुपर प्रोफाइल यूज करने का, क्योंकि एंडलेस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो बाकी टूल्स में मुझे अच्छा खासा खर्चा करने के बाद मिलते थे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है, अब मैं चाहता हूँ कि आपको डिस्काउंट दूं यार, ऐसे थोड़ी ना। बस डैशबोर्ड को ओपन किया, डिस्काउंट कूपन डाला, कितना होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, अब आपके सामने ये कूपन कोड है ही, यूज करके देख लेना। इवन मल्टीपल डिस्काउंट कूपन्स के साथ साथ मुझे और भी कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट्स का बंडल बना के बेच सकता हूँ, कॉल टू एक्शन को कस्टमाइज कर सकता हूँ और रीडायरेक्ट भी लगा सकता हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस टूल को चुनने का, इसकी पॉसिबिलिटीज। यहाँ मैं सिर्फ फाइल्स या पीडीएफ्स इन्हीं को सेल नहीं कर सकता, कोर्सेज, इवेंट टिकट्स, टेलीग्राम की ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड की मेंबरशिप्स, लॉक्ड कंटेंट, वन ऑन वन मेंटरशिप बुकिंग भी ले सकता हूँ बस एक टॉगल ऑन करके। और मैं ईमेल्स को भी ऑटोमेट कर सकता हूँ। जैसे हमने इकोनॉमिक्स का जब लॉन्च किया था, हमने पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिससे एक लीड बनती है और आप उन मेल्स के अंदर डाउनलोडेबल गिवअवेज भी कर सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। आप पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकते हैं उसी कूपन कोड के साथ जो उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो। अब ये चीजें आपको ऐसी लग रही होगी मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, टू गुड टू बी ट्रू जैसी चीजें लग रही होंगी। उससे पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अब हमने क्रिएटर प्लान का इस्तेमाल किया था जो कि बेस प्लान है और 499 में आता है, जिससे हमने ये रेवेन्यू जनरेट किया। आप कहोगे कि ये कमीशन भी लेते होंगे, तो मात्र 5% का कमीशन होता है, जिसमें मुझे डेली के डेली पे आउट्स मिलते हैं। यानी आज किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, 24 घंटे के अंदर मेरे बैंक में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो इसके बीच में ट्रांजैक्शनल फीस लगती है वो आपका पेमेंट एग्रीगेटर अलग से लेता है, जैसे कि राज़ोर पे, वो भी 2-3% के आसपास होता है। अब इस चीज को अगर मैं बाकी टूल्स के साथ कंपेयर कर रहा था तो मेरा महीने का खर्चा ही 3,500-5 हजार के ऊपर जाता था, तो उसको रिकवर करने के लिए मुझे और किताबें भेजनी पड़ती। तो यहाँ सुपर प्रोफाइल ने मुझे ये अलाउंस दी कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन से एक अच्छे से अच्छा आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ, इसीलिए हमने इस टूल का यूज किया था। हाँ, आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां आप चीजें सेल नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पेड प्लान लगेगा। लेकिन अगर आपको पेड वर्जन के बेनिफिट्स लेने हैं, वो भी 80% डिस्काउंट में अपने पहले महीने के लिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया। खैर, तीसरा बेस्ट तरीका है अर्न करने का, कम्युनिटी, जैसे कि मेंबरशिप्स हो गई। और हमने भी अपनी YouTube मेंबरशिप खोल रखी है। इवन समय रैना ने कहा था कि मेरा लेटेंट शो इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि मैं मेंबरशिप में बेच रहा था उसे। हाँ, सुपर प्रोफाइल जैसे टूल्स का भी आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप्स के लिए, वो अब आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे बेचते हो। हाँ, मेंबरशिप्स का सीधा हिसाब है, अगर लोगों को पर्क्स अच्छे मिल रहे हैं, वैल्यू अच्छी मिल रही है, तभी वो मेंबर बनेंगे। मेंबरशिप का सिर्फ ऑप्शन खोलने से मेंबर नहीं आते। अगर आप वैल्यू ही नहीं दे पाएंगे तो कोई आपका मेंबर क्यों ही बनेगा। इवन इंस्टाग्राम ने भी अपना मेंबर फीचर लॉन्च कर रखा है। हाँ, भले कमीशन कट होता है, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट आपको मिलता है। अगर हम पर्सनली अपनी मेंबरशिप अर्निंग की बात करें तो हमारी मेंबरशिप चालू होती है 90 रुपीज से, और हमारे तकरीबन अभी इतने मेंबर्स हैं, तो आप अब हिसाब लगा ही सकते हो। इसमें 30% यूट्यूब रखता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार एजेंसी से पैसा कमाना बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्पॉन्सरशिप लो, अच्छी एजेंसीज हैं मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज हमेशा चेक करो, उनसे एडवांस मांगो। अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं तो उनसे बोलो कि यार मुझे गारंटी चाहिए और मुझे पेमेंट जल्दी चाहिए। मैं जानता हूँ एजेंसीज भी बहुत चालाक हैं, वो इन टर्म्स पे कभी एग्री होती ही नहीं है। इवन अगली बार आपको मैसेज भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि सही भी है। आप अपनी टर्म्स पे खेलो, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 60-40 का रेशियो जरूर लेके चलो। प्लस आप अपने पर्सनल ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको ब्रांड्स कॉल आउट करेंगे, आपको एजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके पास ब्रांड्स आएंगे। और अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए भी सेल कर सकते हैं और कम्युनिटी से भी अर्न कर सकते हैं। तो सारा खेल एक क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि एजेंसीज शायद इनिशियली वो एक अच्छा बूस्ट देके जा सकती हैं, लेकिन अगर हम खुद पे चीजें लेके चलेंगे तो आगे लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होता है। बाकी अगर आपको जानना हो कि पीआर कैसे काम करता है तो इस वीडियो को क्लिक करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। और कोई अगर सोच रहा है कि 1 लाख रुपए कमा लिए 300 किताबें बेच के, बस बेटा री इन्वेस्ट हो गए वो जो ये तुम वीडियो देख रहे हो उसमें।